अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह ख़ैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ ममनूतन मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के ममनूतन मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। आज का मौजू बहुत ही ख़ास है और इससे पहले भी इस नौइयत के प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कैसे कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए मुल्क से बाहर जाने के लिए और उसके साथ साथ जिस भी मुल्क में आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं उसका तरीक़ाकार क्या है, ये समझ लेना ज़रूरी है। बहुत सारे हालिया दिनों में ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें लोग गैर कानूनी तरीक़े से मुल्क से बाहर जाने की जिन्होंने कोशिश की और बहुत भारी नुकसान इसका उठाना पड़ा। तो ऐसे प्रोग्राम्स करने का मकसद ये है कि जो लोग वाक़तन ख्वाहिशमंद हैं उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, दस्तावेज़ात को कैसे मुकम्मल किया जाए, उसकी क्या तरतीब होनी चाहिए और कौन-कौन ऐसा है जो वाक़तन जा सकता है किसी भी मुल्क जैसे अमेरिका, कनाडा और इस तरह के दीगर और बड़े ममालिक हैं वहाँ पे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मामलात को सबसे पहले समझ लिया जाए और ये बात आपको वही समझा सकता है या बावर करा सकता है जो इन मामलात को समझता हो। और इसको आम इस्लाम में जो है वो कंसल्टेंट कहा जाता है। जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है, इमिग्रेशन के मामलात को समझता है, वही आपको ये मामलात समझा भी सकता है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं अबू बकर आदिल साहब। उनको आज हमने मदऊ का रखा है, उनसे मुख्तलिफ हवालों से सवाल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले अबू बकर, ही इमिग्रेशन का जो मामला है पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ही पेचीदा मामला बन चुका है और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से नुकसान उठाते हैं और क्योंकि कंसल्टेंट का इंतखाब सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो हर शख्स फिर आपको पता है कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट बन जाता है। मैं चाहूँगा ज़रा पहले इस हवाले से बात हो कि कितना ज़रूरी है कि सही इमिग्रेशन एक्सपर्ट का या कंसल्टेंट का सबसे पहले इंतखाब किया जाए, उसकी अहमियत क्या है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे बात हो। बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला लेने जा रहे हैं और किसी के साथ इस तरह की आप कोई भी साइन करने वाले हैं, तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता ये है कि ज़ाहिर है ज़्यादातर जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं जो पेशेवर अफ़राद होते हैं वही इसको परस्यू करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं बड़ी कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन कानून है थोड़े से पेचीदा होते हैं और ज़ाहिर है आपके पास कभी-कभार वक़्त की भी कमी है, वेबसाइट्स को डिसिफ़र करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि एक प्रोफ़ेशनल को ऑन बोर्ड ले लिया जाए क्योंकि आप खुद भी एक प्रोफ़ेशनल हैं। तो आप समझते हैं कि उसकी जो प्रोफ़ेशनल टाइम है, एक्सपर्टीज़ है, उसकी ऑब्वियसली एक वैल्यू है। तो उससे आपको 2 हेड्स जब मिलकर के काम करते हैं तो ज़ाहिर है निखार पैदा हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे शख्स का या ऐसे इदारे का इंतख़ाब करें, जो कि वाक़तन तजुर्बेकार हों और मजाज़ भी हों आपको हेल्प करने के लिए। बहुत मसला पाकिस्तान में ये है, बाकी ममालिक में हम देखते हैं जहाँ पर ये इमिग्रेशन आप लेना भी चाह रहे होते हैं, वहाँ पर रेगुलेशन होती है, लाइसेंसिंग भी करनी पड़ती है अक्सर जगहों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर वो रेगुलेशन नहीं है और इमिग्रेशन कंसल्टेंट कोई भी शख्स जो है वो चाहे बहुत खूबसूरत सा फर्नीचर लगाए और 2-4 फ्लैग्स लगा ले, तो वो अपनी दुकान खोल कर बैठ सकता है ऐसे और लोग उसको जाकर के जो है वो केसेस दे भी देते हैं क्योंकि वो रिसर्च नहीं किया भाई को ठीक है। और मसला ये शुरू में लगा वेबसाइट्स को पढ़ना, उसमें टाइम भी लगेगा, बहुत सारी अंग्रेजी को भी डिसिफर करना पड़ेगा, तो उससे लोग थोड़ा सा भागते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इतने बड़े स्टेप को लेने जा रहे हैं और ऐसे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर वाक़तन हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत भी है और आप हैं भी माशाल्लाह, आप डिग्री भी होल्ड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा लोग केयरलेसनेस कर देते हैं, और उसमें हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि जी बराबर वाले को भी नहीं बताना है क्योंकि शायद नज़र ना लग जाए। बिल्कुल ऐसा तो ये चीज़ें हैं, उन चीज़ सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। ही। देखें कि जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स को एक्सप्लोर करें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कंसल्टेंट की रेपुटेशन क्या है और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इमिग्रेशन अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो नेचुरली आप ऐसे शख्स के ऑफिस में दाखिल हो गए जो कि उसने बड़ा खूबसूरत बनाया है और वो सारी चीज़ें क्लेम भी कर रहा है कि मैं आपको भेज भी दूंगा और मेरी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन आपने फिर ये ड्यू डिलिजेंस करनी है कि वाकई इसने प्रीवियसली कुछ लोगों का काम किया भी है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। कितने अरसे से कंपनी कायम है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन क्या हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी सिर्फ देख रहे हैं तो बहुत सारे मामलात होते हैं। अब जैसे कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इतने सालों से चला रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं, तो ये सारे ड्यू डिलिजेंस करना जो है वो ज़रूरी है। सेकेंडली अगर आप किसी ऐसी कंट्री का इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट आपको खुद एडवाइस करती है कि भाई ये कंसल्टेंट हमारे यहाँ से
लाइसेंस याफ्ता होना से ज़रूरी है कुछ, जैसे कि कनाडा में होता है खास तौर पे, तो वो भी चीज़ कभी-कभार देखना ज़रूरी होता है कि आप आरसीएसी है नहीं है, ऑथराइज्ड एजेंट है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सक्सेस स्टोरीज़ आनी है। मतलब सुपीरियर कंसल्टिंग अगर क्योंकि हम तो लेगेसीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। माय ग्रैंडफ़ादर स्टार्टेड इन 79 पे आदिल इस्माइल साहब को तो माशाल्लाह एक बड़ा नाम है और भी फैमिली मेंबर इसी इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनको एक पीस ऑफ माइंड ये होता है कि यार ये एक ऐसी फैमिली है जो कि दहाइयों से इसी फील्ड में है। इमिग्रेशन के अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया। बिल्कुल। और सक्सेस स्टोरीज़ की भरमार है, फिर चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका प्रूवन है तो फिर आपकी बात में वज़न भी आता है और इसी की वजह से लोग पज़िराई करते भी हैं। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि ये सक्सेस स्टोरीज़ हों, ड्यू डिलिजेंस अपना पूरा करें और जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि आप गूगल पे फर्स्ट किया सर्विस का ईबी-2 अप्लाई करना है, तो आप गूगल पे सिर्फ इतना सा लिखिए कि यूएस ईबी-2 एलिजिबिलिटी क्या है? बिल्कुल। क्योंकि उस दिन भी एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी मैं जा रहा था फलाने कंसर्न के पास, तो उसने मुझे कहा कि ईबी-2 आपका मैं करवा दूँगा और क्वालिफ़िकेशन जब मैंने उनसे पूछी तो उनकी इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन। तो जबकि क्राइटेरिया कहता है कि आपके पास कम से कम 4 साल का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। तो अब वो चूँकि आ गए हमारे पास तो उनको पता चल गया कि उन्होंने खुद से ज़हमत नहीं की इसको रिसर्च करने। तो अगर वो उसके झांसे में फँस जाते तो ज़ाहिर है अपना वक़्त भी ज़ाया करते हैं, भारी रकम भी ज़ाया करते हैं। तो ये तो आलम है पाकिस्तान में, हर इंडस्ट्री के अंदर ही होगा। इमिग्रेशन थोड़ा-सा ज़्यादा नोटोरियस है। इसके अंदर फ्रॉड का आलम बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा-सा आवाम को खुद ही चाहिए कि डिसीज़न दो और हम चूँकि पायनियर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं, हम कोशिश करते हैं आपके प्लेटफ़ॉर्म्स पे आकर के लोगों को आगाही दें ताकि जितना ज़्यादा हो सकता है वो उससे बच सकें और उन्हीं मुस्तनद इदारों के साथ जुड़ें कि जहाँ से वाक़ईतन उनको काम होता हुआ नज़र आए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वीज़ा का जो रिज़ल्ट है वो तो एम्बेसीज़ के हाथ में ही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर बुनियाद ही कमज़ोर है, आप एलिजिबल ही नहीं थे, मयार को पूरा ही नहीं होते थे, तो नेचुरली फिर तो आपका वक़्त ज़ाया ही होना है। ज़ाहिर होना ये बड़ा ज़रूरी है और ये जो आखिरी वाली बात है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लोग ख्याल ये करते हैं कि शायद जो कंसल्टेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि उसने आपको वीज़ा लेना है, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, सही तरह से आपको गाइड ज़रूर वो करेगा। अगर वो लीगल है, उसके पास लेजिटिमेट पॉलिसी है, ये वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको सही तरह से गाइड कर सकता है। अब बकर अब थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। अब ज़रा कन्फ्यूजन ये पाई जाती है पाकिस्तानियों को समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि जैसे ही वहाँ पे कोई शिफ्ट आता है, कोई पॉलिसी शिफ्ट आता है या कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, तो ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए अब रास्ता मज़ीद तंग होता जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या अभी जो रीसेंट चेंज आया है लाइक कनाडा के अंदर भी या यूएस के अंदर, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा-सा डिस्कस करें। हाँ, यकीनन फ़र्क पड़ता है और दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तमाम ही कंट्रीज़ पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमेशा सेंट्रल इंटेक सिस्टम के तहत काम किया जा रहा होता है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट इंडेक्सिंग का मामला है और जो साख है पासपोर्ट की ऑब्वियसली तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल दुबई का वीज़ा भी बड़ा मुश्किल है एग्ज़ैक्टली तो इसीलिए लोगों के अंदर ये तासुर भी है और ऐसा वाक़ईतन कुछ हद तक है भी कि हमारे लिए थोड़ा-सा मामला नसीब पड़े, पेचीदा होता है, मुश्किल होता है। तो इसीलिए राइट गाइडेंस ऑब्वियसली उसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें इन कंट्रीज़ की जैसे कि कनाडा के अंदर कुछ न्यू चेंजेज़ आई हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हैं। थोड़ा-सा वो चाहते हैं कि ऑक्यूपेशन वाइज़ फ़ोकस हो जाएँ, थोड़ा-सा कोटास को उन्होंने रिड्यूस किया है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के ऊपर जो है ना काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली यूएस में ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो लोगों का एक तासुर है कि शायद ट्रम्प जो है वो आकर के बिल्कुल ही इमिग्रेशन को हॉस्टाइल पॉलिसी दिखा के। तो वहाँ पर कुछ हद तक मामलात हैं, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स हैं, H-1B वगैरह हो गया, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन स्टिल उनकी भी गवर्नमेंट ज़्यादातर फ़ोकस कर रही है इल्लीगल इमिग्रेशन के। यानी कि अभी तक भी मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते के अंदर को 350 लोग वो ऑलरेडी डिपोर्ट कर चुके हैं बॉर्डर से, जो कि इल्लीगल तरीके से मुल्क में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका फ़ोकस वो ज़्यादा है, लीगल माइग्रेशन प्रोग्राम्स बहरहाल चलते रहेंगे, क्योंकि ये कंट्रीज़ एक तरह से मेड अप ऑफ इमिग्रेंट्स ही हैं और इमिग्रेशन जो है वो इकोनॉमिक आपका जो चलता है सारा मामला, उसका की ड्राइवर है। एक साथ तो डेवलपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल कहीं से नेग्लेक्ट कर दिया गया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, मयार को पूरा उतरते हैं, मेरिट को आप मीट करते हैं, तो नेचुरली आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जो प्रीरिक्विज़िट्स हैं और जो उसके लिए यू हैव टू कंप्लीट व्हाट इट रिक्वायर्स यू टू डू सो वो चीज़ें करके फ़र्ज़ किया कनाडा में अप्लाई करना है तो हाइट से एक मयारी आपको लेना पड़ेगा। एज लिमिट का थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ेगा। यूएस में कर रहे हैं तो नेचुरली आपके पास डिग्री प्रॉपर है, एक्सपीरियंस अच्छा है, पिटिशन आपकी उतनी कंपेलिंग होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट लाइक हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप करते हैं तो इतना भी बहरहाल मुश्किल नहीं, स्टिल अपॉर्च्युनिटीज़ आर अवेलेबल एंड ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस यहाँ पर इमिग्रेशन प्रोग्राम स्टिल वायबल हैं और एक्सेसिबल हैं। थोड़ा-सा जो है वो आपको रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली।
तो पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है और उससे भी पहले ये है कि थोड़ा-सा खुद स्टडी कर लें, ज़्यादा बेहतर है इन तमाम जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में। जैसे अभी अबू बकर ने बताया कि थोड़ा-सा होमवर्क करने की भी ज़रूरत होती है। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं, थोड़ी-सी पहले कनाडा के हवाले से क्वेरीज़ ज़्यादा आती जी। हैं। लोग कहते हैं ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इतना वायबल नहीं रहा और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो क्या आप एडवाइस करते हैं इस वक़्त जो अप्लाई करना चाहते हैं? पहले जो लोग कर रहे थे वो ये कहते थे कि यार ये बड़ा देर से जाकर जो है ऐसे काम होता है। अब क्या सिचुएशन है? थोड़ा-सा इस बारे में जी हाँ, कनाडा में थोड़ा-सा जो है वो अनसर्टेनिटी इस वक़्त है और इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, हाउसिंग क्राइसिस हो गया, तो ये तो अपनी जगह पर है और कोविड के बाद से हमने देखा ये था कि कनाडा ने एक तरह से दरवाज़े खोले थे ऑलमोस्ट सभी के लिए और उसमें ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि हमने देखा कोविड के बाद के ऐसे-ऐसे लोग भी कनाडा गए जिनका फ्रेश पासपोर्ट था, हुँ, उन्होंने अप्लाई किए थे एप्लीकेशंस और वीज़ाज़ लगे थे। कुछ अर्से बाद उनको ख़्याल आया कि अच्छा अब इनको रोकना है तो थोड़ा-सा सख्त हुआ। अब जाकर के पिछले कुछ 6-8 महीने के अंदर ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन के ऊपर चले गए हैं। क्योंकि मिनिस्टर्स ने इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने खुद वाक़ईतन वाज़ेह तौर पे आकर ये बताया कि कनाडा ने अपनी गलतियों से सीखा है और उन लोगों को उन्होंने ज़्यादातर इनवाइट कर दिया जो कि मयार पे पूरा नहीं उतरते थे, जो कि उतने क्वालिफ़ाइड नहीं थे। तो ज़ाहिर है फिर कंट्री को स्ट्रगल करना पड़ता है लायबिलिटी आ और जाती है। पॉलिटिकल सिंपैथीज़ भी होती हैं बहुत जगहों के ऊपर कि आपने अफ़गानिस्तान को भी दे दिया, यूक्रेन को भी दे दिया, बहुत सारे लोगों को इन किया आपने। तो वो तो चलता रहता है, लेकिन अब उनको थोड़ा-सा ये है कि वो मयारी और बहुत ही चुन करके नहीं। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि जो 2 मशहूर ज़माना प्रोग्राम्स हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के एक्सप्रेस एंट्री हो गया और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हो गए, जो सूबाई उस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर नेचुरली अब वो फ़ोकस कर रहे हैं ऑक्यूपेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो कुछ कैटेगरीज़ हैं जो उन्होंने डिफ़ाइन कर दी हैं। जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज़, फार्मासिस्ट हो गए, फिज़ियोथेरेपिस्ट हो गए, तो इनकी अभी इस वक़्त बेतहाशा डिमांड है और स्टिल काफ़ी लोग कोर्स के ऊपर इनवाइट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेट 30s में भी हैं, आप एक मुनासिब सा 6.5 बैंड तक का आइल्स भी अप्रोच कर सकते हैं, तो स्टिल कनाडा इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। व्हेयरएज़ स्टेम की जो कैटेगरी है, साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, इंजीनियरिंग वाले, मैथमेटिक्स वाले, इनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चांसेस अवेलेबल हैं। सिमिलरली ट्रेड्स वाले हो गए, एग्रीकल्चर वाले हो गए, तो ये कुछ 3-4 कैटेगरीज़ हैं जिसके लिए कनाडा स्टिल ओपन है और ऑपरेट कर रहा है और उनको वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज़ के थ्रू जो है वो इनवाइट कर रहे हैं। बट बाकी जो ऑक्यूपेशंस है जैसे कि मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, तो इनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत अब बढ़ जाएगी क्योंकि कोटा ओवरऑल रिड्यूस हो चुका हुआ है 50% से ज़्यादा। तो अब ये भी जो कोटा बचा है, ये भी उन्हीं को मिलेगा जो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो नेचुरली बाकी लोगों की तो थोड़ी-सी मुश्किलात हैं। उनको चाहिए कि और अल्टरनेटिव ऑप्शंस को देखें क्योंकि सिस्टम काम करता है बैलेटिंग के ऊपर। और बैलेटिंग से मुराद ये है कि कोई भी शख्स आपको ये कह नहीं सकता कि सर आपका काम 6 महीने में हो जाएगा। क्योंकि आपने जब एप्लीकेशन बनानी है वो 1 साल तक वैलिड है। नेचुरली उस 1 साल के अंदर हर महीने कुछ राउंड्स ऑफ इन्विटेशंस होते हैं। आपने ये देखना होता है कि आपका नंबर कब लगता है, कब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। जब भी आप सेलेक्ट होंगे तो फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कहती है कि ठीक है हम 6-8 महीने का वादा करते हैं हुँ, कि इसमें हम वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। बट वो सिलेक्शन कब होता है वो मैटर करता है एक्चुअली। अगर फर्ज़ के सिलेक्शन ही साल भर बाद हो रहा है नेचुरली जाके, तो ये प्रोसेस ऑल टुगेदर 1.5-2 साल के ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये उस तो मोहित होगा। तो थोड़ा-सा लोगों के दरमियान ये होता है कि यार बहुत लंबा है, टाइम टेकिंग है। बट स्टिल इट्स क्वाइट लेस क्योंकि बाकी जगहों पर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। जैसे कि यूएस में ईबी-2 के अलावा जितने भी विज़िटर प्रोग्राम्स हैं उसमें 3, 4, 5 साल लग जाते हैं लोगों को। क्योंकि इमिग्रेशन होता ही लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। एग्ज़ैक्टली। बट चूँकि हमारे यहाँ थोड़ा-सा हालात के पेश नज़र भी लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी से कुछ हो जाए, तो उसके लिए मुख्तलिफ रूट्स पर अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट वीज़ाज़ हो गए, जॉब सर्च वीज़ाज़ हो गए, विज़िटर वीज़ाज़ हो गए, तो उनका वो उसका इंतख़ाब करना चाहिए। लेकिन स्टिल आई वुड से कि ऐसा भी नहीं कि बहुत आपको जो है दिहाइयाँ लग जाएँगी अगर अप्लाई करने में और हासिल करने में। लेकिन हाँ, ये जो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं इनके लिए स्टिल गेट्स आर ओपन। बाकी लोगों को थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बाकी ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। ठीक है। बाकी ऑप्शंस में ऑस्ट्रेलिया और पहले ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और फिर हम यूरोप साइड पे जाएँगे तो ज़रा जर्मनी की बात करेंगे। आजकल अपॉर्च्युनिटीज़ बड़ी अनफ़ोल्ड हो रही हैं, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं किन-के लिए, कौन इनको ग्रास्प कर सकता है? राइट, सो अगर हम ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो हमारे पास कनाडा के लिए भी अगर फॉर एग्जांपल आते हैं दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड कि हम उनको अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो अगर तो आपने अड़ोस-पड़ोस में ही रहना है तो फिर यूएस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ठीक है। और एक आजकल बहुत ही प्रोग्राम पॉपुलर हो रहा है जो कि प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है जिसमें अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है 4 साल वाली और 5 साल का एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में या अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो नेचुरली जो ईबी-2 एनआईडब्ल्यू का प्रोग्राम है वो बहुत पॉपुलर होता है। इसमें डायरेक्टली वो आपको ग्रीन कार्ड ऑफर कर रहे हैं, आईएलटीएस की भी ज़रूरत नहीं है, कोई एज लिमिट भी खास नहीं है और कोई प्रूफ ऑफ फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है।
तो नेचुरली ये प्रोग्राम आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे सकता है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम इसका थोड़ा सा लंबा है, मिडल ईस्ट से थोड़ा कम रहता है, पाकिस्तान से एटलीस्ट 2 साल जो है वो आपको लग जाता है। राइट, राइट। सो वो जो है बहुत शुक्रिया। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको पड़ोस में ही मिल जाएगा एंड यूएस ऑब्वियसली इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ पर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। पे ग्रीन कार्ड की अपनी एक वैल्यू है, यूएस के पासपोर्ट की अपनी वैल्यू है। तो ये एक बहुत स्ट्रेट अवे बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप इसको कर सकते हैं। व्हेयरएज़ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हैं तो नेचुरली वहाँ पर भी प्रोफेशनल्स की डिमांड है और इंजीनियर्स, आईटी वाले हो गए, एजुकेशन से जो सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं इनके लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का भी इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ कनाडा। वो बैलेटिंग के ऊपर ही काम करता है। बिल्कुल ठीक है। आपकी एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, स्पाउस के क्रेडेंशियल्स और जो आपके रिलेटिव्स हों ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन फैक्टर्स के ऊपर आपको पॉइंट्स कुछ मिलते हैं और उन पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर आप कंप्लीट करते हैं। दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं और अपनी प्रोफाइल से सबमिट करते हैं। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, जिसका ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, उसको पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल। तो इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। आप साल भर का, सवा साल भर का प्रोसेसिंग टाइम ज़हन में रख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकता है क्योंकि थोड़ा-सा 360 डिग्री डिफरेंट एंगल के ऊपर है कंट्री, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन है, एग्ज़ैक्टली। वेदर अच्छा है, आपको अपना सा माहौल थोड़ा मिल जाता है एंड ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड दिस थिंग कि वो इमिग्रेंट फ्रेंडली भी अब काफ़ी हद तक हुए हैं। तो दैट इज़ स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन एज़ वेल। बिल्कुल ठीक। व्हेयरएज़ अगर आपने बड़ी कंट्रीज़ के अलावा थोड़ा-सा हट कर के काम करना है, यूरोप इज़ स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं छोटी कंट्रीज़ में वो शामिल होता है, बट यहाँ पर थोड़ा-सा लोग को ख़्वाहिश ये होता है और इस हिसाब से होता है कि लैंग्वेज बैरियर शायद होगा, अगर हम जर्मनी की भी बात करें तो बहरहाल लैंग्वेज बैरियर है अपनी जगह पर, लेकिन अगर वो कोई ऐसा प्रोग्राम जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया अपॉर्च्युनिटी कार्ड करके, अब वो 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा है, उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के मौके वो दे रहे हैं, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक नया रूल पास किया चंदन कार्टे के नाम से, कि अब पहले क्या होता था कि जॉब सर्च वीज़ा 6 महीने का था, पीआर मिलते-मिलते बहुत अरसा लग जाता। बिल्कुल ठीक है। अब वो साल भर के बाद ही आपके लिए मामला सहल कर रहे हैं। तो लोग अभी तक भी ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा जर्मन लैंग्वेज अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? तो प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए जर्मन लैंग्वेज इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास 14 इयर्स क्वालिफिकेशन है, 2 साल एक्सपीरियंस है और आप अंग्रेज़ी की महारत प्रूव कर सकते हैं, व्हिच इज़ लाइक कि आपको 6 बैंड देने हैं आईएलटीएस के अंदर, तो नेचुरली आप इस अपॉर्च्युनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चूँकि वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, तो नेचुरली आपको इससे घबराना नहीं है। बिल्कुल। फिर लोगों का सवाल ये होता है कि अच्छा वहाँ उतरेंगे तो फिर जर्मन लैंग्वेज पे टर्न करेगी। तो ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री जाएँगे, यूरोप में ख़ास तौर पे, तो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत रहेगा। बट यहाँ पर ये भी बात कंसिडर करने वाली है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने मुल्क में भी देखें, तो आपका कोई रेहड़ी वाला हो गया या कोई छोटा दुकान वाला हो गया, तो वो आपसे अंग्रेज़ी में बात तो नहीं करता। एग्ज़ैक्टली। वो आपसे अपनी ही ज़ुबान में बात। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप किस तरह से लोकल ग्राउंड्स को जज करेंगे, तो वो तो अपनी ही ज़बान में उनके लोग आपसे बात। एग्ज़ैक्टली, बहुत अच्छी बात। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पर जब वो बुला रहे हैं, अपॉर्च्युनिटी कार्ड के तहत जुलाई में लॉन्च किया और अभी तक 25,000 वीज़ाज़ इश्यू कर चुके हैं। तो जब वो बुला रहे हैं, डिमांड है, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी माँग रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कॉर्पोरेट में बहुत हद तक अब अंग्रेज़ी बोली जाती है। वेरी राइट यार, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ैक्टली। चलें अभी इसके ऊपर और गुफ्तगू करते हैं। छोटी-सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी-सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी अबू बकर आदिल से, बात हो रही थी इमिग्रेशन के हवाले से और मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ कानून हैं, लेकिन उससे पहले उसको समझना ज़रूरी है जब भी किसी भी मुल्क में अप्लाई करें। तो ये मामला थे जो ज़ेर बहस आए हैं। अबू बकर, अब थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के हवाले से मेरा ख़्याल ये है कि ये मिडिल ईस्ट जाना पाकिस्तानियों के लिए कभी भी किसी दौर में कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा। हम इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में बात हो ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा जो हॉट डेस्टिनेशन है, आप मिडल ईस्ट से जब भी ख़्याल लाते हैं ज़हन में, तो लोगों के ज़हन में आता है यूएई, दुबई आपको जाना है, और पाकिस्तानी लेबर हज़रात हो गए या प्रोफेशनल्स भी हो गए। दुबई इज़ अ सेकंड होम। ऑब्वियसली जॉब पकड़ी, आप चले गए, या विजिटर वीज़ा पकड़ी और आपने वहाँ जाके जॉब तलाश करी, तो आप मिडल ईस्ट में काम इसी तरीके से होता है कि आपको एम्प्लॉयर ने वीज़ा दे दिया और आप रहना शुरू कर दिया आपने। जब तक आप रेसिडेंट, जब तक एम्प्लॉयर के साथ मामला आपके अच्छे हैं, या अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि टैक्स फ्री इनकम होती है। तो इसीलिए बहुत हम देखते हैं कि ये जो कुछ बड़ी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से भी लोग अक्सर रिवर्स माइग्रेशन भी करते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज़ में। लेकिन पिछले कुछ अर्से के अंदर जो सबसे आसान डेस्टिनेशन रहा है असद दराज से दुबई, जिसको खड़ा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
उसने अब पाकिस्तानियों को थोड़ा सा जो है ना रोकना शुरू कर दिया। और पहले कुछ सिलसिला यूँ शुरू हुआ था कि जब यूएई गवर्नमेंट ने अपना एमनेस्टी करके प्रोग्राम शुरू किया, उसका मकसद ये था कि जो मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर लोग रुके हुए हैं मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए और उनको जो है वो वापस भेजा जाए। कि फ़र्ज़ किया आप 30 दिन का वीज़ा लेके आए हैं तो अब आप ओवर स्टे कर रहे हैं, आप वापस नहीं जा रहे, तो इरादा ये था कि इन लोगों को वापस भेजना है, क्रैकडाउन करना है, डिपोर्टेशन की तरफ जाना है। तो उसमें मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ थी, श्रीलंका भी था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शामिल था। तो ये करते करते फिर कुछ उन्होंने अरसे बाद ये डिसाइड किया कि हमें थोड़ा सा उनको रोकने की ज़रूरत है, जिस जगह से हमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू किए और पहले कुछ शहरों को उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया कि भाई यहाँ से एप्लीकेशन आएंगी तो नहीं देना है वीज़ा। उसके बाद में ये देखा कि भाई फैमिलीज़ को देना है, मर्द हजरात को नहीं देना, सिंगल अगर आप हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एज लिमिट्स का तकाजा होने लगा कि 45 से कम होंगे तो वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे। तो उसका फिर कुछ बहुत रिसेंटली मिनिस्टर्स ने उनके आकर के रीजनिंग बताई कि शायद, जो कि कुछ हद तक सही भी हो सकती है, कुछ हद तक शायद ना भी हो, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें कवर भी करनी पड़ती हैं। तो वो उन्होंने ये बताया कि सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ हुआ यूएई के अंदर हमारे उन भाइयों के थ्रू, जो कि ज़ाहिर है इतने शायद तालीम याफ्ता नहीं होते, वो कर जाते हैं मासूमाना हरकत। तो उसमें कुछ वीडियोस वायरल होना शुरू हुई कि जी वो बुर्ज खलीफा के सामने एक साहब खड़े हैं और उन्होंने जाने जाने में एक वीडियो बनाई जिसमें कि एक फॉरेनर खातून जो है वो कवर हो गई। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ क्राइम कि आप किसी की भी फुटेज ले लें बगैर उसकी इजाज़त के। तो इस तरह के और भी कुछ मजीद वाक़यात हुए, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। और अब जो हम देख रहे हैं कि रीजनिंग्स बहुत सारी आती हैं जब हम इंटरनल लोगों से मुलाकातें करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो ये कि जी आपका जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट कि करप्शन जो है वो चलती जा रही है और वहाँ पर भी बहुत सारे मामला कि जी आप दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला सिलसिला ये तो अपनी जगह पर रहता ही है। बट ऐसी कुछ एक्टिविटीज जैसे कि मिसाल के तौर पे इट्स वेरी इजी इन दुबई कि आप एक एलएलसी कंपनी खोलें, अपना रेजिडेंसी ले लें, तो जब तक आपके मुल्क के हालात अच्छे थे, चीज़ें थी, आपको में कोई सवाल नहीं, बैंक आपको अच्छे अच्छे लोन्स दिया करते थे। तो हमें सुनने में ये आया, पता चला कि जी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, कंपनीज बनाई, अच्छी खासी भारी रकम उठाई, बैंक से लोन लिया एंड दे फ्ली हो गया वो। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी बात है ऑब्वियसली। फिर इसके साथ साथ कि वहाँ पर आपको बड़ा आसान है एक रेंटल अपार्टमेंट एग्रीमेंट करता है ना किसी के साथ, फर्स्ट क्या उसका महीने का रेंट है चाहे 5,000 दिरहम। अब आप उस 1 बेड अपार्टमेंट के अंदर रहने का आपका था काम, लेकिन आपने 15 लोगों को भर दिया बेड स्पेस के नाम पे। अब नेचुरली अब आप सबसे 1,000 दिरहम पकड़ रहे हैं। Exactly. अब आपने 5 देने थे, कमा 15 रहे, तो नेचुरली है तो ये दिगर काम है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, सब तक आप किसी के हाथ में रहे। तो ये बहुत सारे एक्टिविटीज, ये सिर्फ कुछ एक आधे जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी वजूहत की बिना पर उन्होंने अब जो है वो थोड़ा सा रोकथाम कर दिए। स्टिल पीपल आर अप्लाइंग एंड ट्रैवलिंग टू यूएई। लोग कहीं कैसे जा रहे हैं, अभी तक भी एमिरेट्स की फ्लाइटें तो भरी हुई जा रही होती हैं, आ रही होती हैं। तो वो ये है कि अब जो स्क्रूटनी है वो बढ़ गई है। पहले ये होता था कि आप CNIC दें, पिक्चर दें, आपका दुबई की वजह से 24 घंटे में आ रहा था। अब वो प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ गए और अब ज़्यादातर वो जो 30 दिन वाला और 60 दिन वाला वीज़ा होता था, अब वो नहीं मिल रहे थे आसानी से। अब ज़्यादा काम हो रहा है 5 साल के मल्टीपल वीज़ा के ऊपर, कि आप एक 3-4 हज़ार दिरहम का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखिए, बैंक स्टेटमेंट्स भी लगाएं, $4,000 उसमें बैलेंस होना चाहिए, होटल की रिजर्वेशन, फ्लाइट की रिजर्वेशन, प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी बताइए। तो ये अब ऐसे ही हो गया जैसे कि आप यूके का, कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो थोड़ा सा स्क्रूटनी अब बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप नहीं जा सकते, लोग अभी भी कंपनी फॉर्म करके भी ट्रैवल कर जाते हैं, बट स्टिल जो फर्स्ट के एक आम पाकिस्तानी हम और आप जैसे अगर चाहें कि जी 15 दिन की छुट्टी मनाने के लिए जाना है, तो अब वो 30 दिन का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली इफ यू आर बिलो द एज ऑफ 45। तो ये मसाइल हैं इसमें। हमारी तो जाहिर है हम कोशिश ही करते हैं जब भी किसी अथॉरिटेटिव बंदे से मुलाकात हो तो उनको यही एडवाइस की जाए कि जो आपका पॉलिटिकल मसल होता है उसको यूज़ करना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, और ये होगा भी उसी तरीके से, क्योंकि लोग तो बहरहाल तभी समझेंगे जब आप उनके अंदर शऊर पैदा करेंगे तालीम के जरिए। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे यहाँ वो तालीम इतनी आम नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर इस तरह के वाक़यात तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को शऊर रास्ता अगर बनाना है तो तब जाकर ही ये काम रुकेगा कि आपके पाकिस्तानी से फ्रॉड करना छोड़े पहले, बिल्कुल सही, और फिर बाकी लोगों से करना छोड़े, तो फिर जाकर आपके ही जगह पर खड़े होंगे। अदरवाइज दुबई का वीज़ा ना मिलना, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। कि एक ज़माना हुआ करता था कि आप एमिरेट्स की टिकट खरीदें रिटर्न तो आपको फ्री वीज़ा मिल जाया करता था। तो उनकी एमिरेट्स की, एयरलाइंस की अगर हम खड़े करने की बात करें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अमल दखल है, बट अब जो है ना सिलसिला ऐसा है कि मुंह पे टाइम हैज़ चेंज्ड, और वो इसी वजह से है कि थोड़ा सा इखलाकी तौर पे हम जो है ना वो नीचे की तरफ आ गए। तो वो अच्छा, इसमें जो है ना एक और बड़ी हमारी बदकिस्मती, आप इसको समझिए, ये है
कि एक तो ये जो गदागरी है, जो बैगिंग है, इसने मामलात भी बहुत ख़राब किए हैं। अभी बड़ी अनफॉर्चुनेट है, सुननी पड़ेगी ये बात आपको कि आपके पास से जो लोग वहाँ से डिपोर्ट किए जा रहे हैं वो इसमें भी जो है वो इंगेज हैं। तो जनाब अब सिलसिला ये है कि अब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ओके, तो एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है यहाँ पर। अच्छा, कॉल पे है। अच्छा ठीक है, कॉल कॉल पर है। कॉल पे हमारे साथ कौन है मुझे नहीं पता, कि कोई कॉल लेनी है। कॉलर है कोई? ठीक है, कॉलर बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं कस्टमर से नुमान बात कर रहा हूँ। जी जी। और यार भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और ये थैंक यू। माशाल्लाह जो आपके आज गेस्ट हैं ये बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं। हम्म। मेरा सिर्फ इनसे सवाल ये है हम्म। कि रिफ्यूजल क्यों हो जाती है और यूके की, और दोबारा कितनी दफा अटेम्प्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर एक दफा रिजेक्ट हो गया तो हम्म। उसी फीस में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या दोबारा नए सिरे से दोबारा फीस देनी पड़ेगी? ओके, यूके की अटेम्प्ट्स पूछ रहे हैं कितनी है जी। यूके का रिफ्यूज़ल हो या किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल हो, आप दोबारा से इमीडिएट रीअप्लाई कर सकते हैं। कि ऐसा वो नहीं होता कि आपको 3-4 महीने रुकना पड़ेगा। शर्त से भी होती है कि जिन कंडीशंस की बुनियाद पर आप रिफ्यूज़ में, अगर आपने वो बेहतर कर ली हैं तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट की अगर आप किसी बैंक स्टेटमेंट जैसे मामले के ऊपर रिफ्यूज़ हुए हैं, मेंटेनेंस अच्छी नहीं थी, अनरेगुलर ट्रांजेक्शन थी, चीज़ें थी, तो आपको उन मामला को थोड़ा ठहर कर ही बेहतर करके अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उनका जो सवाल था कि एक ही फीस में अप्लाई हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाती है, डिसीजन मिल जाता है, उसके बाद आपको नई फीस के साथ दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, इसके हवाले से बहुत सारे आजकल लोग शायद हमारे जो है ना अनअवेयर हैं, और अभी तो यहाँ पे रहते हुए कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है? जैसे अभी मिडल ईस्ट के अंदर तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है, बड़ा बहुत सारे लोगों ने इसको हाईलाइट किया कि जो कुछ होता रहा और हमारे लोगों ने काम किए सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी वजह बना है कि वाक़तन ऐसा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो मिडल ईस्ट में भी ये सिलसिला शुरू हुआ है कि मॉनिटरिंग आपकी होती है, और आप इनसाइड द कंट्री, फॉर एग्जांपल से यूएई में भी हैं, तो आप कुछ ऐसा वैसा नहीं कह सकते रियासत के खिलाफ जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं। वेर एज अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि क्या वीज़ा एप्लीकेशंस के अंदर भी सोशल मीडिया आपका मॉनिटर होता है, तो कई जगहों पर होता है। जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया। यहाँ पर तो खासतौर पर यूएस के अंदर जब आप वाकतन अपना DS-160 का वीज़ा एप्लीकेशन भी भरते हैं, तो आपसे आपके सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी देते हैं। जी। तो आपका फेसबुक हो गया, तो इंस्टा हो गया, तो सब टिकटॉक go हो through गया, सारे करेंगे, आपको हैंडल्स देने पड़ेंगे। किसी भी जगह पर आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पाए गए कि जो कि आपकी अपनी कंट्री के खिलाफ हो, या आप किसी ऐसी कंट्री जहां पर अप्लाई कर रहे हैं Exactly. उसके खिलाफ हो, या किसी भी ऐसे मामले के अंदर जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या उस तरह से है, तो आपका वीज़ा बहुत हद तक इम्कान है कि रिफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत हद तक चाहते हैं कि वही लोग आए जो न्यूट्रल है और जो बिल्कुल पीस के साथ काम करते हैं, और ऐसा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ओपिनियन नहीं रखते किसी भी पॉलिटिकल मामले के ऊपर। तो ये चीज़ बिल्कुल है कि ये मैटर करती है। और ख़ास तौर पर अगर आप टूरिस्ट वीज़ाज अप्लाई करते हैं, तो उनका मकसद बहरहाल ये भी होता है कि एक तो ये चीज़ तो मॉनिटर करनी ही है, लेकिन ये भी होता है कि अगर आप टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, आप कह रहे हैं कि मैं 7 समुंदर पार आना चाहता हूँ, तो प्रीवियस आपका ट्रेंड देखा जाता है कि आप कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहे। बिल्कुल सही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा मिजाज रहा है बहुत अरसे दराज से टूरिज्म का, मैं यहाँ यहाँ घूमा हूँ, तो अब चूंकि ज़माना डिफरेंट है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा किसी भी जगह पर विजिट करता है तो एक तस्वीर लेकर तो दारी देता है। बिल्कुल सही। बहुत रेयर होगा कि आप नहीं करेंगे वो काम, लेकिन आप चेक इन कर लेते हैं, आप कोई स्टोरी लगा देते हैं, कोई पिक्चर लगा देते हैं, कोई वीडियो डाल देते हैं। तो वो भी मकसद होता है कि प्रीवियस ट्रेंड भी देखा जाए। अगर टूरिज्म की बात हो रही तो प्रीवियसली कहाँ कहाँ ये हिस्ट्री दैट एक्चुअली इंडोर्सेस अगर तो प्रूफ चाहिए तो पासपोर्ट की आपकी हिस्ट्री मिल जाता है। लेकिन ये बहुत चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, क्योंकि अब ज़माना ऐसा है। तो हम एडवाइस ये करते हैं कि अगर आपने यूएस का इरादा भी रखा है, अगर आप होमवर्क भी कर रहे हैं 6 महीने का, ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए और उसकी बाकायदा सबूत आप अरेंज करें, मुख्तलिफ जगहों पर जाएं, चेक इन लगाएं, चीज़ें करें। ये ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ये कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है कि जब जज हो रहे हैं आप और आप, क्योंकि हम और आप ऐसी कंट्री से आते हैं कि जहाँ पर वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल है, और हर डॉक्यूमेंट जो हमारा जज होता है वो इस बुनियाद पर जज होता है कि ये कहीं फ्रॉड ना हो, ये फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट ना हो, फोर्ज डॉक्यूमेंट ना हो। तो इसीलिए हमें बहुत हद तक बहुत जगहों से एविडेंसेस क्लेम करने पड़ते हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना होमवर्क करें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करें, बैलेंस लेके चलें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।